हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों का साइंस का टेस्ट होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो लोग भी लाइव आ जाए और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। गाइज आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन होने वाले हैं साइंस से, ठीक है। तो इन 10 क्वेश्चनों को आपको हल करना है और लास्ट में यानी क्लास जब ओवर हो जाए तो आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है कि आप लोगों ने 10 में से कितने मार्क्स गेन किए, ठीक है गाइज। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आ जाएं। और मैं प्रत्येक स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए, जिससे आज के इस टेस्ट में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सको। और वीडियो यानी क्लास ख़त्म हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर कार्ड बताना है, जिससे मुझे पता चल सके कि किस स्टूडेंट्स की कितनी तैयारी है, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताइएगा क्लास ओवर हो जाने के बाद। तो गाइज़ चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि आप लोगों ने इस 10 क्वेश्चन में से यदि आप लोगों ने 7 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, देन मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। बट अगर आप लोग 7 से कम स्कोर करते हो देन आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है गाइज। तो आप लोग को उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज की टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। चलिए पहले तो आप लोग बताइए कौन कौन स्टूडेंट्स आ गए हैं। आप लोग अपना अटेंडेंस दीजिए। यदि आप लोग आ गए हैं तो यस करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे, जो जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं आप लोग यस लिखिए, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हो गए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस इन ब्लड, यानी रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है सेरोलॉजी, चौथा ऑप्शन है गाइनोलॉजी। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी स्टूडेंट बताएं। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी यानी सेरोलॉजी दिए हैं वो सही है। तो याद रखिएगा सेरोलॉजी के अंतर्गत रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन है ना, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब रक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, उसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। एक रहता है रक्त परिसंचरण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक पूछता है रक्त परिसंचरण, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ लेता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? क्या आप लोग बता सकते हैं? जल्दी से बताइएगा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कंफ्यूज करते हैं। तो वेरी गुड, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है, याद रखना विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है ना, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछे ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन जिसको रक्त परिसंचरण कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? तो विलियम हार्वे हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी, तब आप लोग क्या कहिएगा? कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अब तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। चलिए एक दो क्वेश्चंस और पूछ लेता हूँ आपसे, रक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं। बताइएगा, एक पूछ लिया जाता है सर्वग्राही, है ना, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह के बारे में पूछ लिया जाता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। यानी इंग्लिश में अगर बात करूं तो पूछा जाता है यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर, यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कौन सा होता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कौन से होते हैं? तो वेरी गुड, कौन से होते हैं जी? तो ए बी होता है ना, ए बी जो है वो क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अभी ये भी
अब ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है ना। एक ये भी पूछ लिया जाता है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, यानी इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर, है ना। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन से होते हैं जी, यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। वेरी गुड, कौन सा होता है जी, तो ओ होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पूछ लेता है सर्वग्राही बोले तो, यदि सर्वग्राही रक्त समूह बोलेगा तो ए भी हो जाएगा, यदि आपको बोलेगा सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, बता सकते हैं आप लोग, रक्त को शुद्ध कौन करता है, जल्दी से बताइएगा। रक्त को शुद्ध कौन करता है, ये तो पहले भी बता चुका हूँ, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा। वेरी गुड, कौन शुद्ध करता है जी, देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है। रक्त को शुद्ध कौन करता है जी, तो किडनी करता है ना, किडनी, समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि लाल रक्त कणिकाएं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं ना। चलिए, तो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा। यानी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कहाँ होता है जी। वेरी गुड, कहाँ, अस्थि मज्जा में, है ना, अस्थि मज्जा में होता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बोन नैरो कहते हैं, बोन नैरो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है हुज ग्लूकोजन स्टार्च एंड सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर, यानी ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं, है ना, यही आपको बताना है। बताइएगा, पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज, चौथा ऑप्शन है माल्टोज। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं, है ना, बताइएगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक होते हैं, ये तो ग्लूकोज के होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या होता है, तो ये एक सरल शर्करा श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं, चलिए बताइए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। चलिए वेरी गुड, यानी क्या होता है, तो C6H12O6 होता है ना। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये देखिए ग्लूकोज है ना, ये क्या है, तो मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से ये भी पूछ लेता है, कभी कभी सेल्यूलोज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक में, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपसे, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, तो सेल्यूलोज। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो सेल्यूलोज होता है। समझ में आ गया ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए स्टार्च, ये क्या है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये एक पॉलीसैकेराइड है ना, ये एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड ब्लैक डेथ, यानी काली मौत किसे कहते हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है प्लेग, तीसरा ऑप्शन है एड्स, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोमा। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। क्वेश्चन है काली मौत किसे कहते हैं, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, काली मौत किसे कहते हैं। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है प्लेग, वो सही है, यानी ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि काली मौत है
किसके द्वारा होती है? तो प्लेग के द्वारा होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्लेग के द्वारा हुई मौत को हम लोग क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, प्लेग जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइएगा। प्लेग जो रोग है ना, प्लेग रोग किसके द्वारा होता है? चलिए ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन इसमें दे दिया बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें दे देता हूँ वायरस। बैक्टीरिया आप सभी को मालूम है जीवाणु को कहा जाता है, वायरस को क्या कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। जल्दी से बताइए, प्लेग रोग जो है किसके द्वारा होता है? वेरी गुड, किसके द्वारा होता है जी? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा फैलने वाला ये रोग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसे कैंसर के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोबाल्ट 60 है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये सब मैं जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत ही वीवीआई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोबाल्ट 60, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? है ना, यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है हम लोग कैंसर, है ना, यानी कोबाल्ट 60 जो होता है, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियोधर्मिक समस्थानिक है। इसका प्रयोग हम लोग कैंसर उपचार में करते हैं। ठीक है, कैंसर उपचार की एक मशीन होती है, उसी मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं एड्स की। तो एड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना है एड्स का फुल फॉर्म। जल्दी से बताइएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे पहले। जल्दी से बताइए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इतना तो नॉर्मली सभी स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो याद कर लीजिएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है क्या? एक्वायर्ड, है ना, ठीक है, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइए मैं क्या बोला है। ए से क्या होता है? एक्वायर्ड होता है, आई से इम्यून होता है, डी से डेफिशिएंसी होता है, और एस से मेरा सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या आप लोग बता सकते हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो 1 दिसंबर में ऑप्शन दे देता हूँ और एक 10 दिसंबर दे देता हूँ। जल्दी से बताइएगा, ऑप्शंस में आपको दे दिया हूँ। पहला ऑप्शन 1 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन मैं 10 दिसंबर दिया हूँ। और क्वेश्चंस क्या पूछा हूँ आपसे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब यहाँ से ग्लूकोमा जो है ये भी एक बीमारी है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आँख से संबंधित बीमारी है, कौन सी है? ग्लूकोमा है। और एक और बीमारी है जो कि आँख से संबंधित है, वो है ट्रैकोमा। ठीक है, तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आँख से। ठीक है, यानी ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा ये एक बीमारी है जो कि संबंध है किससे? आँख से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वेयर इज़ द मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत में, चौथा ऑप्शन है यकृत में। यानी पहला ऑप्शन अमाशय दिया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टोमक कहेंगे। ठीक है, छोटी आंत को क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन यकृत है, इसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, छोटी आंत, है ना, यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया जो है पूर्ण हो जाती है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी यही होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड जो है, डाइजेशन ऑफ फूड की जो प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाती है, यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, और डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना वो यहीं पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। और इंटेस्टिनल जूस जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से निकलता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 55 सेंटीमीटर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट कॉजेज स्टार्स टू बी मोर विजिबल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, बताना है। पहला ऑप्शन है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को याद किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज कर जाएं। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद है कि नहीं, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को करवा चुका हूँ। तो जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। तो देखिए तारे जो है ना पूर्व से पश्चिम में, तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो तारे हैं पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है, यही कारण है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि पृथ्वी जो है अपनी किस दिशा से किस दिशा की तरफ रोटेट करती है, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमती है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा कौन सा है। जल्दी से बताइएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सभी विद्यार्थियों को बताना है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा है, तो सूर्य है ना, सूर्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ डरिएगा मत न्यूमेरिकल से, क्योंकि 2 से 3 है ना, 2 से 3 न्यूमेरिकल जो है फिक्स है, आने ही आने हैं आपके एग्जाम्स में। तो मैं तो समझता हूँ ये मुफ्त के मार्क्स हैं, है ना, ये तो मुफ्त के मार्क्स है। बस आप लोग को थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, देन आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई भी टाइप हो, ठीक है। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन जो है ना इस पे न्यूमेरिकल्स बना भी चुका हूँ, एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, गति से संबंधित जितने भी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी मोशन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने करवा दिया है। आप सभी को पता होना चाहिए गति का 3 नियम होता है, गति के 3 फॉर्मूले होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने सब क्वेश्चंस को एक अलग सेपरेट वीडियो में बना दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़िएगा अच्छे से। तो चलिए इस क्वेश्चंस को मैं रीड कर देता हूँ जिससे आपको इसको सॉल्व करने में इजी हो सके, ठीक है। यानी मैं क्वेश्चन रीड करके आप लोग को 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा जिसमें आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए 180 मीटर हाई टावर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिच द ग्राउंड, व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। यानी देखिए कोई वस्तु है, देखिए मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 180 मीटर ऊंची मीनार से एक वस्तु को गिराया जाता है, इसे ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, जब ये ज़मीन पर पहुंचेगा तो इसका वेग क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो गाइज जैसे ही आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को रीड किया होगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए, एक बात जो है आ जानी चाहिए कि यहाँ इस क्वेश्चंस में गति के नियम लगने वाले हैं। अब गति का कौन सा नियम लगेगा ये भी मालूम होना चाहिए, तो कौन सा नियम लगेगा, तो दूसरा नियम लगेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, मान लेते हैं कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है 180 मीटर दे रखा है, यानी 180 मीटर जो है उस मीनार की ऊंचाई जो है हमको दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब s बराबर हमको 180 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, s बराबर 180 मीटर जो है हमको दिया हुआ है। अब बोला क्या गया है कि एक वस्तु है, ठीक है, देखो एक वस्तु है उसको गिराया जाता है, तो मान लो कोई वस्तु है इसको गिराया जाता है, फिर क्वेश्चन में बोला है इसे ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं हम इसको कितना समय लगेगा ये हमको नहीं पता है, ये भी निकालना है हमको। अब जब ये ज़मीन पर पहुंचेगा तो इसका वेग क्या होगा, यानी इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी दो चीज़ जो है हमको निकालना है। देखो पहले तो हमको टी निकालना होगा, जब टी आ जाएगा
तब हम लोग वेलोसिटी यानी इसका वेग जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि गति का दूसरा नियम क्या होता है। तो क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर ए यानी एस्लरेशन नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, जी का मान दिया है, यानी एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जी टी स्क्वायर कर देंगे। आ रहा है ना समझ में, यहाँ पर जी टी स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए एस कितना दे रखा है आपको, 180 मीटर दे रखा है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, मान लीजिए कोई वस्तु है, हम लोग इसको फेंक रहे हैं, है ना, यानी वस्तु को गिराया जाता है, तो यू क्या होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो जीरो ही होगा ना। यानी शुरू में उसका जो वेग है, जिसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो तो जीरो ही होगा। तो यू तो मान लीजिए एस हमको दिया ही हुआ है, यू भी हमको पता है, तो मान लीजिए यू जब जीरो है तो यहाँ पर पूरा ये चीज़ जीरो हो जाएगा ना। देखिए एस बराबर कितना है, आइए सॉल्व करते हैं। तो 180 हो गया है ना, और बराबर, ठीक है 180 बराबर, अब यू मान लीजिए जीरो है, तो अब जीरो में आप लोग टी से गुना कीजिएगा तो जीरो ही रिजल्ट आएगा ना, फिर प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, अब फिर देखिए हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जी कितना दे रखा है आपको, जी 10 मीटर पर सेकंड बोला गया है, तो गुने 10 कर दीजिएगा। ठीक है, और गुने में टी स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और यहाँ से काटिए 180 को काट दीजिए 5 से, तो कितना बार में चला जाएगा जी, तो 5 तिया 15, और कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25, और 5 छः 30 हो जाएगा, है ना। यानी टी स्क्वायर बराबर 36 आ गया। देखिए 180 को आप लोग 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, तो ये इसी तरह हो गया, और फिर ये हाँ 30 में 30 जो है ये भी चला जाएगा 5 से, कितनी बार में, 6 बार में। तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 36। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, अब दोनों तरफ अंडर रूट कीजिएगा तो टी बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टी बराबर आपका 6 आ गया है, ध्यान से समझना, जिनको समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। तो यहाँ से टी बराबर आपका कितना आ गया, 6 सेकेंड आ गया। अब बताइए हमको टी पता चल गया, अब गति का हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे जिससे हमको वेलोसिटी पता चल जाए। तो अब जो गति का नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, गति का तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम क्या होता है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, हमको निकालना क्या है, वी स्क्वायर निकालना है। यू पता ही आपको जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस कर देंगे, फिर 2, अब जी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और गुने एस कितना है जी आपका, तो ये 180 है ना। अब देखिए गुना कीजिए तो 10 दूनी 20, और 20 में 180 से गुना कीजिएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। यानी वी स्क्वायर बराबर 3600 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ अंडर रूट कीजिएगा तो वी बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया आपका वेलोसिटी, समझ में आ गया ना। तो ये किस रफ्तार से पहुंचेगा, यानी इसका वेग क्या होगा, तो 60 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। जिसको जिन भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया वो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय, यानी भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, दूसरा ऑप्शन है एसोचैम, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा ऑप्शन है फिक्की। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके द्वारा बनाई जाती है और किसके द्वारा लागू की जाती है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन 3 दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, भारत में जो मौद्रिक नीति होती है ना वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है और इसी के द्वारा लागू की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में भी पूछ लेता है, तो वो कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। और अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है बताइए, मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को, जल्दी से बताइए भारतीय रिजर्व बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अभी कौन है। वेरी गुड, कौन है जी, तो शक्तिकांत दास जी। ठीक है, शक्तिकांत दास, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्टेन्ड एज ए मेटल इन एन एयर फर्नेस, यानी निम्नलिखित में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है।
जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में कौन किसी वात्य या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, किसी भी वात्य भट्टी में धातु मल जो है वो कैल्शियम सिलिकेट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कैल्शियम सिलिकेट का रासायनिक फॉर्मूला ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्या होता है, CA2O4Si। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है CA2O4Si होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, यानी वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। पहला ऑप्शन है वियोजन, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, चौथा ऑप्शन है आयनन। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन 2 दिया है, यानी ऑप्शन 2 जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं वो सही है। तो याद रखिएगा कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि जो है वो काम में लाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन मेथड जो है वो काम में लाई जाती है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में गाइज ये भी पूछ लिया जाता है कि वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, किस गैस का प्रयोग किया जाता है जी, तो हाइड्रोजन, है ना, ये चीज़ पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ इट टेक्स 1 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट ए बुक ऑफ मास 0.5 kg, टू व्हाट हाइट विल बी द बुक राइज। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 0.5 kg द्रव्यमान की किताब को ऊपर उठाने में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो किताब किस ऊंचाई तक उठेगा, है ना। और यहाँ पर जी का मान जो है आपको दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। मैं यही आप लोग का दिमाग देखना चाहता हूँ। ठीक है, कि आप लोग इस क्वेश्चंस को देखते ही किस लेवल का सोचते हो आप लोग, यानी आप लोग को इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या क्लिक आया कि हमको किस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे, ये देखिए ना, आपसे पूछा ये गया है कि किताब किस ऊंचाई तक उठेगा। तो अब आप ही बताइए, इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला का यूज होगा। तो क्या होता है जी, आप लोग को मालूम होना चाहिए, m×g×h होता है ना। चलिए इतना तो मालूम हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो m जो कि मास है मेरा दिया हुआ है कितना, 0.5 kg। ठीक है, ध्यान से समझना, किताब का जो द्रव्यमान है, बुक का जो मास है वो कितना दे रखा है, 0.5 kg दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर kg में दिया है, यहाँ पर 1 जूल दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, जूल को भी भाई बदल देते हैं इसका यूनिट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जूल बराबर कितना होता है kg। अगर kg वाले यूनिट में लेकर आए इसको तो कितना हो जाएगा, 1 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ से देखिए मास मिल गया हम लोग को, और क्या मिल गया आपको, 1 जूल को हम लोगों ने बदल दिया 1 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, ये बताइए। तो ये मेरा जो है ना गाइज स्थितिज ऊर्जा है, मुझे पता चल गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी है मेरा, वो कितना दे रखा है, 1 जूल दे रखा था। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर में इसको चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि देखिए ये भी kg में, अब ये भी भाई kg वेजी में आ गया, तो सेम हो गया ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब पूछा क्या गया, तो किताब जो है किस ऊंचाई तक उठेगा। तो अभी बताओ, अभी मैं क्या बताया था आप लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी, देखिए क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, m×g×h होता है ना,
होता है। तो देखिए अब इसको फिर से एक बार सब लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर मास जो है ना, फिर सॉल्व करते हैं। देखो मैं टाइम लगाता हूँ किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ताकि आप लोग सीखो, ठीक है। तो मास बराबर 0.5 kg दे रखा है, और मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है। देखिए किताब को ऊपर उठाने में जो ऊर्जा खर्च होती है ना, उसको 1 जूल होती है। तो अभी मैं निकाला था पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला था, 1 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर निकाला था ना। चलिए अब ये पता चल गया आपको, और निकालना क्या है आपको, हाइट निकालना है। जी भी जो है आपका दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमको दिया हुआ है कितना, 1 kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। एम कितना है, तो 0.5 kg, ठीक है। और गुना में क्या, जी लिख देंगे तो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये सब यूनिट भी लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और एच, तो अब बताइए आपको यहाँ से सब चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है ना, और आपको जी भी जो दिया हुआ है, तो एच नहीं निकल जाएगा, इसलिए निकल जाएगा। अब देखिए यूनिट वगैरह काटिएगा, सब काटिएगा तो एच बराबर जो है ना आपका निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहा। एच जो है आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आप लोगों ने इसको कितना सॉल्व किया और कितना आया, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए गाइज मैं फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर एम जो है वो आपको दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो है वो भी दी हुई है, जी भी दिया हुआ है, तो एच नहीं निकल जाएगा यार, इसलिए निकल जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग न्यूमेरिकल से डरिए मत, जितने न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हो बनाइए, आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यार 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना, मतलब ये तो कम ही है, 3 से 4 भी पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम्स में, ठीक है। 3 से 4 भी जो है आप अपने प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, तो किसी यानी 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखिए कितने सारे पूछ दिया गया है, 5 तक भी पूछ दिया गया है। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स पे भी अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप लोग यहीं से फंस सकते हो, इसीलिए वो न्यूमेरिकल्स देता है। और आप लोग देखते हो कि भाई ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, है तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और आप लोग वैसे क्वेश्चंस को स्किप करके आते हो, और वहीं से जो है आपका नंबर कम आता है, और वहीं से जो है ना कंपटीशन क्रिएट भी होता है। अब इजी क्वेश्चंस पढ़ के जाने से नहीं होगा, पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ना उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। किसी भी फील्ड में जाओ आप, किसी भी फील्ड में जाओगे कंपटीशन जो है बहुत बढ़ गया है। अब एग्जामिनर भी है वो सिंपल क्वेश्चन नहीं रखता है, वो जानता है कि आप लोग रट के आए हो, इसको सॉल्व कर दोगे, तो वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी वैसे क्वेश्चन देगा जिसको 100 स्टूडेंट्स में मात्र 10 स्टूडेंट ही कर पाएंगे, वैसे क्वेश्चंस वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।